हेलो एवरीवन एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे, एक्साइटेड आज के सेशन के लिए। आई होप यस सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं। वेलकम टू द सेशन। एक छोटी सी प्रेयर के साथ आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड. Please help me learn and understand better. Please help me stay away from all the distractions. Please help me maintain a very positive attitude. 30 सेकेंड्स के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं. प्लीज थिंक अबाउट इट फॉर 30 सेकेंड्स. Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. चलो, तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं. और आज की क्लास थोड़ी सी छोटी क्लास होगी. एक्चुअली आज क्लास नहीं होनी थी कोई भी यस ऑफिसर पे, क्योंकि आप लोगों को शायद पता होगा कल यस ऑफिसर का सफलता दिवस था. और आज हमारे बहुत सारे बैक टू बैक शूट प्लान है. बट मेरा ना दिल नहीं माना. मुझे लगा कि मैं भले ही छोटी क्लास लूँ, बट ऐसा कोई एक दिन ना जाए जिस दिन संडे को छोड़ के कि मैं आप लोगों से मिलूँ ना. तो इसीलिए आज हम ये क्लास कर रहे हैं. थोड़ी सी छोटी करेंगे क्योंकि 9:30, इनफैक्ट 9:30 से ही शूट्स प्लान है. और मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगी जाने में. बट क्लास इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. यस, चलो, तो इसीलिए माफी चाहती हूँ कि थोड़ी सी आज छोटी क्लास होगी. चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. तो सबसे पहले आज हम कौन से क्वेश्चंस करने वाले हैं? समरी बेस्ड क्वेश्चंस. अब ये है क्या, ये एग्जामिनेशन में कब आता है? तो ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपके मेंस में आते हैं. और क्योंकि हमें पेपर क्लियर करना है तो हमें प्री और मेंस दोनों की तैयारी साथ में करनी होती है. इसलिए हम दोनों तरह के क्वेश्चंस को साथ में करेंगे. चलो, समरी बेस्ड क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा जो यूज होती हैं वो होती हैं आपकी रीडिंग स्किल्स. आपको छोटे छोटे से पैसेजेस दिए जाएंगे. कहीं कहीं हम लंबे पैसेजेस भी करेंगे, बट हम स्टार्टिंग शॉर्ट पैसेजेस से करेंगे. आपको एक शॉर्ट पैसेज दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे कि कौन सा 4 ऑप्शन में से वो है जो इस पैसेज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है या इस पैसेज की समरी बता रहा है. अब इसमें होता क्या है, इसमें एक खास बात यह है कि आपको बहुत बार ऐसा होगा कि 2 आंसर्स लगेंगे, बहुत बार ऐसा होगा कि आपको 3 आंसर्स लगेंगे, बहुत बार होगा आपको चारों आंसर्स लगेंगे. तो आपको यहाँ पे जो आंसर मार्क करना होता है वो कौन सा होता है? आपको हमेशा मोस्ट अप्रोप्रिएट जो हो वो आंसर आपको मार्क करना होता है. ठीक है, चल अब आ जाते हैं एक एक करके पैसेजेस पे. तो आपको पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, आपको वो ऑप्शन बताना है जो उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हो या करेक्टली उसको समराइज कर रहा हो. चलो, तो सबसे पहला पैराग्राफ सभी को दिख रहा है. शॉर्ट पैसेजेस होते हैं तो हमें यहाँ पे स्किमिंग नहीं करनी होती. जब भी आपके पास शॉर्ट पैसेज आएगा आप हमेशा क्या करोगे? आप हमेशा रीडिंग ही करोगे. चल, तो सबसे पहले सभी को, पहले मैं आप लोगों को टाइम दे रही हूँ फिर मैं समझाऊंगी. सभी के पास 1 मिनट 30 सेकेंड्स का टाइम है. इसको आराम आराम से रीड करो और मुझे बताओ ऑथर किस बारे में बात कर रहे हैं. चलो, पहले सभी लोग, आप लोग रीड करोगे फिर मैं समझाऊंगी.
पढ़ लिया सभी ने? चलो अब एक बार हम समझते हैं क्या कह रहे होते हैं। एक्सोप्लैनेट्स, एक्सोप्लैनेट्स क्या होते हैं? जो वर्ल्ड्स होते हैं अराउंड अदर स्टार्स, दूसरे स्टार्स के चारों तरफ जो दुनिया होती है, हैव लॉन्ग बीन स्टेपल्स। ये स्टेपल्स, स्टेपल्स का मतलब क्या होता है? मेन एलिमेंट्स। तो बहुत लंबे टाइम से ये मेन हिस्सा रहे हैं किसका? साइंस फिक्शन। फिक्शन का मतलब क्या है? स्टोरीज। तो साइंस की स्टोरीज का ये मेन हिस्सा रहे हैं। बट रिमेन, लेकिन ज्यादातर ये क्या रहे हैं? ये ज्यादातर इनएक्सेसिबल रहे हैं, मतलब हम वहां तक कभी पहुंच नहीं पाए। कौन चीज वहां तक कभी पहुंच नहीं पाई? साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। तो साइंस की जो इन्वेस्टिगेशन है, जो जांच है, वो वहां तक कभी पहुंच नहीं पाई, मतलब हम अभी तक नहीं पहुंचे, सिर्फ कहानियों में ही उनके बारे में सुना है। दिस ऑल चेंज्ड, ये सब कुछ बदल गया ओवर द पास्ट डेकेड, पिछले 10 सालों में ये सब कुछ बदल गया जब नासा का केपलर और टेस, ये नाम है, ये एक्सोप्लैनेट हंटर स्पेस टेलीस्कोप है। तो ये एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढते हैं। ये वाले जो स्पेस के टेलीस्कोप थे, इन्होंने थाउजेंड्स ऑफ न्यू प्लैनेट्स ऐड कर दिए टू द प्रीवियसली शॉर्ट टैली। टैली मीन्स नंबर। तो पहले बहुत छोटा सा नंबर था एलियन की दुनियाओं का, नासा के टेलीस्कोप ने हजारों प्लैनेट्स उसमें ऐड कर दिए। तो नासा के टेलीस्कोप ने क्या बताया कि बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं। एलियन मीन्स स्ट्रेंज, जो हमारे लिए नया हो, डिफरेंट हो। वी एस्ट्रोफिजिसिस्ट, जो हम एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, मतलब जो हम स्पेस के ऊपर स्टडी करते हैं, और जो एक्सप्लो प्लैनेट के रिसर्चर्स हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना स्टीवर्ड ऑब्जर्वेटरी, और ये लेबोरेटरी का नाम है यहाँ पे, और जो नासा के इस रिसर्च कोऑर्डिनेशन नेटवर्क के मेंबर्स हैं, हैव लॉन्ग बीन, ये सब लोग बहुत फैसिनेट होते थे। फैसिनेट मीन्स अट्रैक्ट होते थे किससे? जो सीक्रेट्स थे, जो राज थे नियर बाय, किसके आसपास? जो अनएक्सप्लोर्ड प्लैनेटरी सिस्टम्स होल्ड कर सकते हैं। तो वो प्लैनेट जहां पे हम गए नहीं हैं, उनके सीक्रेट्स को लेके नासा के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड थे। अब हमने क्या किया है? अब हमने एक नोवल, नोवल मीन्स नया, हमने एक नया तरीका ढूंढ लिया है टू फिगर आउट, इस बात को पता लगाने का, वेदर देयर आर, क्या अभी भी ऐसे कोई प्लैनेट्स हैं जिनको अभी तक हमने डिस्कवर नहीं किया है इन सिस्टम्स में। तो इस चीज को पता लगाने का हमने क्या किया है? एक तरीका निकाला है। वी रियलाइज्ड, हमको समझ में आया, हमने इस बात को माना, दैट बाय कंबाइनिंग, कि अगर हम कंबाइन कर दें जो हमें पता है किसी भी प्लैनेट को लेके, उसको किसके साथ? स्टैटिस्टिक्स के रूल्स के साथ कंबाइन कर ले, तो हम इस बात को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम इस बात को पता लगा सकते हैं कि अभी तक जिन प्लैनेट्स तक हम पहुंचे नहीं हैं, जिनके बारे में हमें पता नहीं है, वो कहाँ रहते होंगे, मतलब वो कहाँ होंगे वो प्लैनेट्स, और कितने बड़े होंगे। जैसे कि वो वही हो गया कि हम गेस कर रहे हैं कि कौन कौन से पीसेस मिसिंग हैं एक बहुत ही पार्शियली कंप्लीटेड पजल से। तो मतलब एक पजल है, उसके कुछ पीसेस कंप्लीट नहीं है, तो हम वहां से पता लगा रहे हैं कि पजल कंप्लीट होगी तो कैसी दिखेगी, वहां से हम पजल के पीसेस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं? हम पूरे की पूरी अपने रूल्स को लगा के ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन कौन से प्लैनेट्स कहाँ कहाँ होंगे और कितने बड़े होंगे। ये जो नया एनालिसिस है, ये गाइड करेगा नए नए प्लैनेट्स की डिस्कवरीज को, हम नए नए प्लैनेट्स को ढूंढ पाएंगे। ये मदद करेगा कि हम पूरे के पूरे मैप्स बना पाए प्लैनेटरी सिस्टम्स के, सोलर नेबरहुड में, सन के आसपास, और आगे हमें क्या क्या सर्च करना है, कहाँ कहाँ उनको ढूंढना है, ये हमें इन्फॉर्म करेगा। पहले मुझे बताओ पैसेज समझ आया सभी को? तो पूरा पैराग्राफ क्या कह रहा है? पूरा पैराग्राफ यही कह रहा है कि नासा ने एक नया सिस्टम बनाया है, उससे हम वो प्लैनेट्स के बारे में भी जान पाएंगे जो प्लैनेट्स अभी तक हमने डिटेक्ट नहीं किए हैं। अभी तक हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन नासा ने हजारों ऐसे प्लैनेट्स डिटेक्ट कर दिए। चलो अब क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हम साथ में करेंगे। आपको बताना है इन पांचों ऑप्शंस में से आपको सबसे अच्छी समरी कौन सी लग रही है। इन पांचों में से आपको क्या बताना है कि आपको सबसे अच्छी समरी कौन सी लग रही है। तो क्या करेंगे? एक एक करके रीड करेंगे, है ना। चलो एक एक करके रीड करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी सबसे अच्छी समरी है। एरिजोना का जो स्टीवर्ड ऑब्जर्वेटरी है, उसमें नासा का कैल्पर और टेस एक्सोप्लैनेट हंटर टेलीस्कोप्स हैं, जिन्होंने बहुत सारे एक्सोप्लैनेट्स जिनके बारे में हमने सुना नहीं है उनको ढूंढा है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद इनको टेलीस्कोप को हम शोकेस कर सकते हैं साइंस के फिक्शन मीडिया से। तो साइंस का जो मीडिया है, साइंस की मूवीज जो बनेंगी, वो मूवीज
क्या करेंगी, वो जो पूरा का पूरा मीडिया होगा वो दिखाएगा, क्या दिखाएगा, इन टेलीस्कोप को दिखाएगा। क्या मेन आइडिया ये था कि मूवीज के अंदर इन टेलीस्कोप को दिखाया जाएगा, वो टेलीस्कोप जिन्होंने बहुत सारे एक्सोप्लैनेट्स को डिस्कवर किया है? नहीं था। चलो, अप्लाइंग स्टैटिस्टिकल रूल्स, अगर हम स्टैटिस्टिकल रूल्स लगाते हैं डेटा को लेके एक प्लैनेट के सिस्टम को, तो साइंटिस्ट जो है इससे बहुत प्रिसाइसली, एक्यूरेटली, प्रिसाइसली मीन्स एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर पाएंगे, पता लगा पाएंगे एक्सोप्लैनेट्स का प्रेजेंस, कहाँ कहाँ एक्सोप्लैनेट्स हैं नेबरिंग गैलेक्सीज में, जैसे कि एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा के बारे में तो हमने कोई बात ही नहीं करी। तो क्या हम कोई नई चीज ऐड कर सकते हैं समरी में? नहीं, समरी वही होती है जो पैसेज में लिखी होती है। तो इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। एस्ट्रोफिजिसिस्ट जो हैं और जो एक्सोप्लैनेट के रिसर्चर्स हैं पूरी दुनिया में, और जो मेंबर्स हैं इस नेटवर्क के, वो हमेशा से इंट्रीग्यूड थे। इंट्रीग्यूड मीन्स हमेशा से उनको इंटरेस्ट आता था, जिज्ञासा थी उनके अंदर कि क्या क्या मिस्ट्रीज होंगी, क्या क्या सीक्रेट्स होंगे जो एक्सोप्लैनेट्स अभी तक जिनको हमने डिस्कवर नहीं किया है वो सामने लेके आएंगे, और वो नए नए तरीके निकाल रहे हैं उनको ढूंढने के। ये तो सिर्फ एक पार्ट है, मेन आइडिया तो ये है ही नहीं। मेन आइडिया तो क्या है, मेन आइडिया तो ये है कि भाई दो टेलीस्कोप ने ढूंढ लिया है, दो टेलीस्कोप ने ढूंढ लिया है, और एक नया मेथड और है जिससे वो और आगे ढूंढ लेंगे। तो वो समरी थी, ये तो थी नहीं, तो एक हिस्सा था, तो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट था। तो ये भी नहीं हो सकता। ओवर द लास्ट 10 years और सो, पिछले 10 सालों से नासा का जो कैल्पर और टेस एक्सोप्लैनेट है, इन्होंने कुछ और फ्यू निकाले हैं, थाउजेंड्स निकाले हैं। आ फ्यू का मतलब होता है थोड़े से, उन्होंने तो थाउजेंड्स निकाले हैं, आ फ्यू थोड़ी ना निकाले हैं, बहुत सारे निकाले हैं। तो मैनी आना चाहिए था यहाँ पे। तो ये भी आंसर हो गया। टू ऑफ नासाज टेलीस्कोप्स, दो नासा के टेलीस्कोप्स में से दो टेलीस्कोप ने बहुत सारे नए नए प्लैनेट्स को ढूंढा है, और जो रिसर्चर्स हैं वो सब एक नए मेथड से आए हैं जहां पे वो अननोन एक्सोप्लैनेट्स की प्रेजेंस को प्रिडिक्ट करेंगे, डेटा को यूज करके, स्टैटिस्टिकल को रूल्स यूज करके उनको ढूंढेंगे और उनको मैप करेंगे। बिल्कुल सही है, पूरे पैराग्राफ को 2 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। समझ आया सभी को समरी कैसे निकाली हमने? क्लियर है सभी को? तो समरी निकालने के लिए बहुत ध्यान से रीड करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। सभी के पास फिर से 1 minute 30 seconds का टाइम है। बेटा फ्यू काउंटेबल होता है लेकिन थोड़ा सा, 5 10 15, फ्यू मीन्स थोड़ा सा होता है। एवरीवन हैज 1 minute 30 seconds, ट्राई इट एवरीवन।
पढ़ लिया सभी ने? चलिए क्वेश्चन को डायरेक्टली ट्राई करोगे पहले? चलो 45 सेकेंड्स फॉर क्वेश्चन, ट्राई इट एवरीवन। चलिए डिस्कस करें, देखते हैं कितने लोगों के आंसर्स ठीक निकले। ट्रांसपोर्टेशन इज अ क्रिटिकल, क्रिटिकल मीन्स मेन, तो ट्रांसपोर्टेशन जो है मेन टारगेट है क्लीन एनर्जी रिसर्च का। इट अकाउंट्स फॉर मीन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये जो है रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? 1/4 ऑफ यूएस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, मतलब 25% ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ग्रीन हाउस गैस एमिशन मीन कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो रही है, या वो गैसेस जो रिलीज हो रही है जो ग्लोबल वार्मिंग करवा रही है। और 75% ऑफ यूएस ऑयल कंजम्पशन, तो ऑयल कंज्यूम जो होता है पूरी कंट्री में 75% ट्रांसपोर्टेशन में ही हो जाता है। मेकिंग अ चेंज इन दिस सेक्टर, इस सेक्टर में बदलाव लाना बहुत मुश्किल है, चैलेंजिंग है। क्यों? क्योंकि इन्वॉल्व करता है कि हमें चेंज करना होगा अमेरिकन की ड्राइविंग हैबिट्स को, और टेक्नोलॉजी को चेंज करना होगा। मिलियंस ऑफ व्हीकल्स, बहुत सारे व्हीकल्स की टेक्नोलॉजी को चेंज करना होगा। बट यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी टू पावर कार्स, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करना कार्स को पावर देने के लिए, ये एक अच्छा स्टेप है, बेनिफिशियल स्टेप है, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं कि हम कॉस्ट इफेक्टिव, सस्ती और क्लीन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। बैटरीज बहुत बड़ा शेयर ले लेती हैं कॉस्ट का। जितने भी हाइब्रिड या कंप्लीट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उनमें सबसे बड़ी कॉस्ट बैटरीज की होती है। तो इन कॉस्ट को कम करना एक मेन गोल होना चाहिए गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट का। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो होनी चाहिए वो कि हम डिस्टेंस को बढ़ा दें। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो ट्रैवल करते हैं डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, उसको बढ़ा दें। मतलब 300 किलोमीटर अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बार चार्ज होने में डिस्टेंस लेता है, कर पाता है कवर, तो उसको 500 कर दें, 1000 कर दें। प्राइवेट कंपनीज जो हैं धीरे धीरे इंप्रूवमेंट कर रही हैं दोनों एरियाज में, लेकिन गवर्नमेंट जो है अफोर्ड कर सकती है बड़े बड़े चांसेस लेना नई टेक्नोलॉजी और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के साथ, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लिए अभी रिस्की हो सकता है। तो प्राइवेट सेक्टर के लिए अभी रिस्की हो सकता है, बट गवर्नमेंट इस चीज को कर सकती है। बैटरीज जो है एक बहुत अच्छा बेट है, एक बहुत अच्छा चांस है उस समय पे जब बजट्स कम है, क्योंकि जो पैसा चाहिए रिसर्च के लिए वो कम होता है कंपेयर्ड टू द लार्ज इन्वेस्टमेंट। न्यूक्लियर रिसर्च को अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए तो उसको ज्यादा चाहिए। प्रोजेक्ट्स को शो करने के लिए कौन कौन से फॉसिल फ्यूल जनरेशन टेक्नोलॉजीज के प्रोजेक्ट्स को शो करने के लिए, उस सब के लिए पैसा ज्यादा चाहिए, जबकि बैटरीज पे रिसर्च करने के लिए पैसा उतना नहीं चाहिए। तो हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ा, हमें क्या समझ में आया? हमें समझ में आया कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अच्छे हैं, पॉल्यूशन कम करते हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में दो चीज़ें हैं जिस पे काम करना है, एक तो बैटरी की वजह से महंगे है तो बैटरी को सस्ता करना है, और दूसरा डिस्टेंस जितना वो ट्रैवल कर सकते हैं एक चार्ज में उसको बढ़ाना है। प्राइवेट कंपनीज के लिए भी थोड़ा मुश्किल है करना, लेकिन गवर्नमेंट इस चीज़ में कर सकती है। चलो अब एक एक करके सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या आंसर हो सकता है। चलो आइडेंटिफाई करते हैं आंसर। आप लोगों ने क्या आंसर निकाला? बिकॉज द ओनर्स मीन्स बर्डन, क्योंकि सोशल वेलफेयर का बर्डन गवर्नमेंट में होता है,
इसलिए सरकार अफोर्ड नहीं कर सकती है रिस्की वेंचर्स में इन्वेस्ट करना। सरकार नहीं अफोर्ड कर सकती, ऐसा तो ऑथर ने कहीं भी नहीं बोला कि सरकार अफोर्ड नहीं कर सकती बैटरी टेक्नोलॉजी। लेकिन अदर पॉसिबिलिटीज हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिक जनरेशन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है। उल्टा लिखा हुआ है, ये तो नहीं हो सकता। देयर आर मेनी वेज, बहुत सारे तरीके हैं क्लीन और कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के। जैसे कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, ऐसा तो ऑथर ने कहीं भी नहीं बोला। ऑथर ने बोला न्यूक्लियर में इन्वेस्ट करना में बहुत पैसा लगता है, ऐसा तो कहीं नहीं बोला कि न्यूक्लियर से इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट कर लोगे। ये भी गलत लिखा हुआ है। द गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन, गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज हो। सरकार को इन्वेस्ट करना चाहिए बैटरी टेक्नोलॉजी में, ये ऑथर ने बोला है। डिस्टेंस बढ़ाना चाहिए चार्जेस के बीच में, ये भी बोला है। फंडिंग रिसर्च इन दिस सेक्टर, इस सेक्टर में रिसर्च में फंड देना चाहिए, ये भी बोला है। और साथ ही साथ बिहेवियरल चेंजेस भी लाने चाहिए। ऑथर ने बोला था बिहेवियरल चेंजेस लाने चाहिए, ड्राइविंग हैबिट्स लोगों की चेंज करनी है। तो एक तरीके से ये सारी बातें हुई हैं, तो मैंने छोटा सा टिक लगाया। अभी मुझे नहीं पता ये आंसर है या नहीं, बट मैंने एक छोटा सा टिक लगाया। चलो डी को देखते हैं। प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को फोकस करना चाहिए इन्वेस्ट करने में, इंप्रूविंग बैटरीज नहीं। ऑथर ने बोला प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को नहीं, गवर्नमेंट को करना चाहिए। तो डी में तो उल्टा लिखा हुआ है। प्राइवेट के लिए तो बहुत रिस्की है, प्राइवेट को नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए। तो ये तो उल्टा लगा हुआ है, तो ये गलत हो गया। प्राइवेट कंपनीज जो है स्ट्राइड, स्ट्राइड मीन्स अचीवमेंट्स कर रही हैं। किस चीज में अचीवमेंट कर रही है? इन एरियाज, जैसे कि वो डिस्टेंस को बढ़ा रही है। कैसा कहीं लिखा हुआ प्राइवेट कंपनीज ने डिस्टेंस बढ़ा दिया है? ऑथर ने बोला डिस्टेंस को बढ़ाना चाहिए, और यहाँ पे बोला गया है कि प्राइवेट कंपनीज ने डिस्टेंस बढ़ा दिया है। ऑथर ने बोला कॉस्ट को कम करना है, और यहाँ पे क्या बोला कि प्राइवेट कंपनीज ने कॉस्ट कम कर दी है। बिल्कुल ही गलत लिखा हुआ है। ई वाले बच्चों को आज का महापापी अवार्ड में देना चाहूंगी। इस अवार्ड से आज मैं सम्मानित करना चाहूंगी ई वाले सभी बच्चों को। क्या सोच के आंसर दिया आप लोगों ने? नहीं हो सकता बेटा ये आंसर। तो आंसर क्या हो गया? राइट, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले पे आते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ। अब गलती मत करना है ना, अब बहुत सोच समझ के आंसर देना, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। चलिए, छोटा पैसेज है तो सभी के पास 1 मिनट का टाइम है।
चलिए डिस्कस करें। पोल दिख रहा है सभी को? इज द पोल विजिबल? चलो डिस्कस करते हैं। अंडर नॉर्मल मार्केट कंडीशंस में फॉर कस्टमर्स डेट फंड्स हैव नियरली, नॉर्मल मार्केट कंडीशंस में कस्टमर्स के लिए डेट फंड्स जो होते हैं उनका सेम लिक्विडिटी होता है जैसा कि टर्म डिपॉजिट का होता है। मतलब जितना पैसा उनको टर्म डिपॉजिट पे मिलता है, मतलब लिक्विडिटी सेम होता है। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? जितना इजीली वो यहाँ से पैसा निकाल पाते हैं उतना ही इजीली वो यहाँ से भी पैसा निकाल पाते हैं। हाउएवर, लेकिन इलिक्विड बॉन्ड मार्केट्स जो हैं उनके अंदर सीरियस लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ऐसे बॉन्ड मार्केट्स जहाँ से पैसा बहुत मुश्किल से निकाल पाते हो, उनमें प्रॉब्लम्स होती है। बैंकिंग सिस्टम में एक लिक्विडिटी विंडो होती है जो रेगुलेटर चलाता है, जो अलाउ करता है कि अगर आपको कोई भी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी चैलेंज आए तो आप क्या कर लो, वहां से पैसा निकाल लो। एट इट्स एक्सट्रीम बैंक रन, अगर बैंक भाग जाती है तो भी आप अपना पैसा आपको मिल जाएगा। करंटली ऐसा कोई भी स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी सपोर्ट नहीं है क्रेडिट फंड्स के लिए। तो ऑथर ने क्या बोला, बैंकिंग सिस्टम में तो है, बैंकिंग सिस्टम में अगर कोई बैंक रन कर जाती है तो लोगों को उसका पैसा मिल जाएगा। लेकिन ये जो क्रेडिट, कौन सा वाला, हाँ, ये जो क्रेडिट फंड्स होते हैं इनमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। कोलेट्रलाइज्ड लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑप्शंस होते हैं, सीबीएलओ। सीबीएलओ क्या होता है कि आप अपनी कोई कोलेट्रल देते हो, कोलेट्रल मींस किसी को कोई गारंटी देते हो, आपने अपनी जमीन दी गारंटी की तरह, तो आप पैसा उधार ले सकते हो, जिसको क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया चलाता है। लेकिन इतनी तेजी से फंड्स बढ़ रहे हैं तो ये जो विंडो है ये इनएडिक्वेट है। ग्रॉसली मीन्स कंप्लीटली इनएडिक्वेट है, ठीक नहीं है। सो वी शुड कंसिडर, हमें क्या देखना चाहिए, हमें लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का एक्सेस देना चाहिए क्रेडिट फंड्स में, इनमें भी ये एक्सेस होना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर कोई भी भाग जाता है तो लोगों के पास लिक्विडिटी होगी अपने फंड्स की, मतलब उनको उनका पैसा मिल जाएगा। तो ऑथर ने वही बोला कि बैंकिंग इंडस्ट्री में तो है कि जो रेगुलेटर होता है, अगर कोई बैंक रन करती है तो लोगों को उनका पैसा मिल जाता है। वो चीज़ क्रेडिट फंडिंग में अभी नहीं है। तो ऑथर ने यही बोला कि क्रेडिट फंड्स में उस चीज को ऐड करवा देना चाहिए। चलो अब देखते हैं आंसर क्या होगा। तो ऑथर ने बोला हालांकि सीबीएलओ है लेकिन वो सही नहीं है सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में क्रेडिट फंड्स के, इसलिए जरूरी है कि एक नई विंडो बनाई जाए क्रेडिट फंड्स की। अभी ठीक लग रहा है कि क्रेडिट फंड की ऑथर ने प्रॉब्लम बताई कि क्रेडिट फंड के अंदर ये प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को ठीक करना चाहिए, ऑथर ने ऐसा बोला। तो हमने एक छोटा सा टिक लगाया। अगर स्क्रीन का साइज थोड़ा इशू है, एक सेकंड दो मुझे, मैं ठीक कर देती हूँ। नाउ इज इट ओके? चलो अगला, व्हेन द नीड अराइजेस, जब नीड होती है तो बैंक जो है एलएएफ विंडो पे चली जाती है। एलएएफ क्या है भाई? कुछ एलएएफ लिखा हुआ है? बैंक जो है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी पे चली जाती है, या तो लिखा हुआ ये होनी चाहिए। बैंक जो है एलएएफ के पास चली जाती है। आगे क्रेडिट फंड्स के पास कहीं भी जाने को नहीं है तो उनको भी एलएएफ विंडो देनी चाहिए। वैसे तो ये भी ठीक लग रहा है, मैंने इसके आगे भी एक छोटा सा टिक लगाया। अभी मैं कंपेयर करूंगी, देखो अभी मैं आंसर्स निकालने की कोशिश कर रही हूँ तो अभी मैं कंपैरिजन भी करूंगी कि कौन सा वाला मोर अप्रोप्रिएट है। तो अभी जब मैंने पढ़ा तो मुझे ए भी सही लग रहा है और मैंने बी को पढ़ा, बी को भी लिखा हुआ है, बी भी सही लग रहा है। चलो तीसरा देखते हैं। इन केस ऑफ अ लिक्विडिटी प्रॉब्लम, जब भी पैसे को लेके प्रॉब्लम आती है, क्रेडिट फंड्स को भी एक्सेस देना चाहिए एलएएफ विंडो का, जैसे कि बैंक्स को दिया जाता है, क्योंकि सीबीएलओ दोनों के लिए इनएडिक्वेट है। क्या बैंक्स के लिए इनएडिक्वेट है? ऑथर ने बोला बैंक्स का तो सब सही है, बैंक्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक्स का तो सब सही चल रहा है, क्रेडिट फंड में प्रॉब्लम है। ऑथर ने क्या बोला?
बैंक का तो सब सही है, क्रेडिट फंड की प्रॉब्लम बताइए ऑथर ने, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोनों में प्रॉब्लम है, तो ये तो गलत हो गया। चलो डी को पढ़ते हैं। इन केस ऑफ अ बैंक रन, अगर बैंक भाग जाती है तो बैंक्स के पास तो एलएएफ विंडो होती है, लेकिन क्रेडिट फंड्स के पास कहीं भी नहीं होती, कोई कहीं भी जाने को नहीं होता, क्योंकि सीबीएलओ जो है इनएडिक्वेट है, वो अच्छा से अपना काम नहीं करता। तो इसीलिए क्रेडिट फंड्स को भी क्या करना चाहिए, उनको भी अलाउ करना चाहिए कि वो भी क्या करें, एलएएफ विंडो को यूज करें। चलो अब डी भी सही लग रहा है। तो मुझे तीन ऑप्शन सही लगे। ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं, अब मुझे आइडेंटिफाई करना है कि ए आंसर होगा या बी आंसर होगा या डी आंसर। अब एक एक करके एलिमिनेशन स्टार्ट करते हैं। क्या मैं डी वाले ऑप्शन में कह सकती हूँ यहां पे सिर्फ बैंक के भागने की बात हो रही है, बैंक के भागने में बैंक्स को विंडो मिलती है बस, लेकिन बैंक के भागने में क्रेडिट फंड को कुछ नहीं मिलता। पहले मुझे बताओ डी की गलती समझ में आई? बैंक जब भाग जाएगी तो बैंक को तो विंडो मिल जाएगी, लेकिन क्रेडिट फंड को कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या हम सिर्फ इसी इवेंट की बात कर रहे थे? क्या सिर्फ बैंक रन की ही बात हो रही है कि बैंक भागेगी तब मिलनी चाहिए, किसी और कंडीशन? बैंक का भागना तो एक्सट्रीम इवेंट था, एक्सट्रीम इवेंट था बैंक का भागना, तो सिर्फ एग्जाम्पल था कि बुरा से बुरा क्या हो जाएगा, बैंक भाग जाएगा, लेकिन सारी बुरी चीजों में होनी चाहिए। तो क्या समझ में आया डी आंसर क्यों नहीं? क्योंकि ये तो सिर्फ एक्सट्रीम केस की बात कर रहा है, ये नॉर्मल केस की तो बात ही नहीं कर रहा। पैसेज तो सबके लिए था, एक्सट्रीम केस बताया गया था, एक एग्जांपल दिया गया था, बुरा से बुरा ये हो कि बैंक भाग जाएगा तो। बट ये फैसिलिटी तो हर केस में होनी चाहिए, कुछ भी गलत होता है तो फैसिलिटी होनी चाहिए, तो कहने से डी आंसर नहीं होगा। समझ आ रहा है? टाइड ओवर का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम से बाहर आना। चलो अब ए और बी में कंपेयर करते हैं, ए ज्यादा अप्रोप्रिएट है या बी ज्यादा अप्रोप्रिएट है, बी को पढ़ते हैं। जब भी जरूरत पड़ेगी बैंक्स तो एलएएफ विंडो जा सकते हैं, क्रेडिट फंड कहीं नहीं जा सकते, इसीलिए उनको एक्सेस दे दो। मतलब ऐसा लग रहा है क्योंकि बैंक को मिला हुआ है इसीलिए क्रेडिट फंड को दे दो। बी में क्या लिखा हुआ है, तुमने बैंक को तो दे दिया, तुमने क्रेडिट फंड को नहीं दिया, तो इसीलिए क्रेडिट फंड को दो। ये तो वही हो गया, राम के पास तो चॉकलेट है, श्याम के पास नहीं है, इसीलिए श्याम को दो। क्या ऑथर की टोन ये है कि इसके पास है इसीलिए इसको दो? नहीं भाई, जरूरत है इसलिए दो। ये रीजन नहीं है कि बैंक के पास है लेकिन इनके पास नहीं है तो इनको दो। क्या समझ में आया बी आंसर क्यों नहीं हुआ? नीड है इसीलिए दो, नीड है भाई, जो ऑलरेडी उनके पास जो सिस्टम है वो एडिक्वेट नहीं है, नीड है इसीलिए दो। दिस इज द मेन रीजन ऑफ गिविंग, ना कि ये कि बैंक के पास है तो इसलिए दो। क्या समझ में आया ए आंसर क्यों हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मतलब इसमें बहुत गहराइयों में जाना, जाके समझना था। चलो अगला क्वेश्चन। अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है पैसेज, अभी तक हमने शॉर्ट पैसेजेस की समरी की, अब हम थोड़े से बड़े पैसेज की समरी करेंगे। इससे पहले ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ये तो मैं आपको होमवर्क में दूंगी, ये वाला क्वेश्चन करेंगे। चलो रीडिंग करेंगे इसकी, 1 मिनट का टाइम है। मजा आ रहा होगा इन क्वेश्चंस में ना, इस तरह के क्वेश्चंस को करके ना सबसे ज्यादा रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होती है, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स इंप्रूव होती है। मेरे को जाना तो था बट मैं सोचू 15 मिनट और ले लेती हूँ क्लास, क्लास छोटी क्यों करें, टाइम पे ही कंप्लीट करते हैं। मेरा मन नहीं कर रहा जाने का अभी, 10-15 मिनट की तो बात है बस। चलो क्योंकि दिस इज द टाइम व्हेन आई एंजॉय द मोस्ट। चलो रीड करेंगे। ये मेरे पूरे दिन का बेस्ट टाइम होता है, एडिटोरियल और परफेक्शन।
इसको रीड करेंगे। चलिए 60 सेकेंड्स। ट्वेंटी सेकेंड्स मोर। चलिए देखते हैं, डिस्कस करते हैं। एक सेकेंड। हाँ जी, कुछ गड़बड़ हो गई मुझसे पोल का। चल कोई बात। हाँ, रिजल्ट दिख गया पोल का सभी को, यहाँ भी नहीं दिखा। रिजल्ट नहीं दिखा ना। चल करते हैं। अभी भी मैं सीख रही हूँ पोल देना, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। इन अ रेयर एक्सपीरियंस, एक बहुत ही ना के बराबर एक्सपीरियंस में इससे पहले भी है। इम्प्रेस्ड बाय एक्विजिट, एक्विजिट बहुत ही शानदार, बहुत ही यूनिक, इंट्रिकेट, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही मतलब बारीक कह सकते हैं। इतने प्यारे प्यारे हैंडीक्राफ्ट्स थे, उनके चारों ओर इतनी सुंदरता थी। बहुत सारे फॉरेन डेलीगेट्स जो G20 कंट्रीज से आए थे वो एकदम शॉक्ड रह गए, हैरान रह गए May 23 को, इतना सुंदर भी कुछ हो सकता है। और उन्होंने वादा किया कि वो रिश्ते बनाएंगे कश्मीर के साथ और वो काम करेंगे टूरिज्म के आगे के चांसेस को। हमने एक शिकारा बोट राइड करी ब्यूटीफुल डल लेक में, उसने मुझे बहुत ही शांति वाला एक्सपीरियंस दिया, ऐसा चैंग जे बॉक ने बोला, जो कि साउथ कोरियन एम्बेसडर थे इंडिया। फिर उन्होंने ये भी बोला कि हम कोरियन सीरियल्स को कश्मीर में फिल्म करेंगे। मिस्टर जे बॉक ने बोला कि हो सकता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हमें वहां पे पीपल टू पीपल और कल्चरल एक्सचेंज को प्रमोट करना होगा। इससे दोनों ही कंट्रीज के लोगों को मदद मिलेगी कि एक दूसरे में इंटरेस्ट को डेवलप कर सकते हैं। क्राफ्ट बाजार जो कि यहाँ पे बनाया गया है, इसने लोकल हैंडीक्राफ्ट दिखाया और लोगों का एक इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ। मकबूल जान जो कि अवार्ड विनर पेपियर माशे आर्टिस्ट हैं, उन्होंने बोला कि बहुत सारे लोग एकदम हैरान रह गए कि आपने इतना सुंदर काम किया, वो भी हाथ से। तो इससे हमारा आर्ट वर्क जो इंटरनेशनल सीन पे भी आ जाएगा।
सजद अहमद जो कि फेमस कनीहामा विलेज के रहने वाले हैं, उनको जाना जाता है कि वो कानी शॉल्स बनाते हैं। उन्होंने बोला कि फॉरेन डेलीगेट्स को हमने अपने बहुत सुंदर सुंदर हैंडीक्राफ्ट्स दिखाए। एक रेयर एक्सपीरियंस, एक ना के बराबर एक्सपीरियंस होता है, जनरली ये चीज नहीं होती है बट इस बार हुई। G20 के डेलीगेट्स को बोला गया कि आप जो है खुद अपना पार्टिसिपेट करो इन आर्ट वर्क के डेमोन्स्ट्रेशन में। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था विजिटर्स के लिए। उन्होंने अपने आर्ट वर्क्स में मतलब अपने भी हाथ मतलब खुद भी ट्राई किया, बशोली पेंटिंग करी, वॉलनट कार्विंग करी, पेपर माशी, सारे आर्ट वर्क्स किए। बहुत सारे डेलीगेट्स जो हैं वहां से मास्टर सामान भी खरीदा उन्होंने यहाँ से, ऐसा महमूद अहमद शाह ने बोला। सिमोन वोंग जो थे, जो कि हाई कमिश्नर थे सिंगापुर के, उन्होंने बहुत सारी पिक्चर्स भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पे पोस्ट करी। उन्होंने वहाँ के कल्चर को प्रेज किया और शिकारा राइड की भी तारीफ करी। राइड के बाद एक कल्चरल परफॉर्मेंस हुआ, बहुत ही बढ़िया डिनर हुआ, ऐसा उन्होंने बोला। उन्होंने बोला कि सिंगापुर जो है नए नए एरियाज ऑफ इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ देख रहा है। तो पूरे पैराग्राफ का सिर्फ एक ही मेन आइडिया था, और जो कि क्या था, जो कि ये था कि भाई बहुत बढ़िया परफॉर्मेंसेस हुए, बहुत बढ़िया आर्ट वर्क दिखाया गया, शिकारा राइड हुई, बाहर के जो लोग आए थे वो बहुत खुश हुए, डेलीगेट्स में जो ऑफिशियल्स आए थे। चलो, जो G20 डेलीगेट्स थे वो इम्प्रेस हुए इतने सुंदर सुंदर हैंडीक्राफ्ट से और कश्मीर की सीनिक ब्यूटी से। उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया रिश्तों को बनाने में और कल्चरल एक्सचेंजेस करने में। कल्चर एक्सचेंजेस मीन्स हमारे कल्चर के लोग आपको जाने, आपके कल्चर के लोग हमको जाने। सही है। फॉरेन डेलीगेट्स के मिक्स्ड रिएक्शंस थे, मिक्स्ड नहीं थे, बहुत खुश थे, उनको बड़ा अच्छा लगा। तो गलत हो गया। कुछ लोगों ने अप्रिसिएशन दिखाया, कुछ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। इनडिफरेंट मीन्स कोई फर्क नहीं पड़ना, ये तो उल्टा लिखा हुआ है। फॉरेन डेलीगेट्स ने फोकस की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को लेके कश्मीर में। उन्होंने फोकस किया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को लेके, उनकी नजरें थी कल्चरल एस्पेक्ट्स पर, हैंडीक्राफ्ट में। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज पे फोकस नहीं किया। ऐसा कहीं भी नहीं बोला कि हम कश्मीर में इन्वेस्ट करेंगे, कश्मीर में प्रोजेक्ट चलाएंगे। सी वाले बच्चों को महापापी अवार्ड दिया जाता है। ये बोला कि अभी सिंगापुर देख रहा है कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया में। ऐसा कहीं नहीं बोला कि कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करेंगे। लोकल आर्टिस्ट और जो क्राफ्ट्समैन थे उनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला, उनको एक्सपोजर मिला थ्रू देयर इंटरेक्शंस विद द फॉरेन डेलीगेट्स। उन्होंने इंटरेक्ट किया फॉरेन डेलीगेट्स के साथ, तो उनको रिकॉग्निशन मिला, उनको एक्सपोजर मिला। तो ये छोटा सा ठीक लग रहा है, मैंने इस पर भी टिक लगाया। दो विजिट हुई G20 डेलीगेट्स की कश्मीर में, इसकी वजह से टूरिज्म बढ़ गया, टूरिज्म के चांसेस बढ़ गए और कोलैबोरेशन भी हो सकता है इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ। अब ये भी मुझे सही लग रहा है। तो मुझे 3 सही लग रहे हैं, ए सही लग रहा है, डी सही लग रहा है, ई सही लग रहा है। अब मुझे बता दो ए, डी और ई में से बेस्ट समरी कौन सी है। तो ए, डी और ई में से बेस्ट समरी कौन सी है? ऑथर ने पूरे पैसेज में चीख चीख के क्या बोला है? ऑथर ने पूरे पैसेज में चिल्ला चिल्ला के बोला है कि वो इम्प्रेस हुए, उनको बड़ा अच्छा लगा है। बार बार ऑथर ने बोला है वो इम्प्रेस हुए, वो इम्प्रेस हुए, वाओ, शॉक में रह गए, हैरान रह गए, इतना सुंदर काम हाथ से बनाया है। तो मेन समरी क्या होगी? राइट, मेन समरी इज, कोई परेशानी? चल, अब एक पैसेज में आप लोगों को होमवर्क में दे रही हूँ, सभी को विजिबल है, तो ये सभी लोग करेंगे और बताएंगे इसका मेन समरी क्या होगा। ई ऑप्शन भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, ई ऑप्शन और इसमें ऐड कर देना, नन ऑफ द अबव। तो एक ई ऑप्शन और हमने ऐड कर दिया है, विच इज व्हाट, नन ऑफ द अबव। तो सभी लोग के लिए ये जो है होमवर्क क्वेश्चन। अब मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है, क्या बात करनी है वो बता देती हूँ। कल ना यस ऑफिसर पे हमने सफलता दिवस मनाया, बहुत सारे बच्चे आए जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। अभी आपको वीडियोस और पिक्चर्स सब कुछ शेयर हम करेंगे। बट इतने सारे बच्चों से बात करके, इतना सब कुछ करके, 2 चीजें थी जो मुझे समझ में आई। पहली चीज, मैक्सिमम बच्चों का, जिस बच्चे का SBI PO क्लियर हुआ उसका IBPS PO भी क्लियर हुआ, उसका क्लर्क के एग्जाम्स भी क्लियर हुए, उसका RRB भी क्लियर हुआ। तो एक ही बच्चे के 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 और कहीं कहीं IDB एग्जीक्यूटिव भी क्लियर हुआ, 5-5, 6-6 एग्जाम्स क्लियर हो रखे। तो पहला बात क्या थी कि सबसे अच्छी बात यह है कि बैंकिंग एग्जाम का सिलेबस सबका सेम होता है। आप एक एग्जाम की तैयारी करोगे, आपके सारे एग्जाम की तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो आपको फोकस किस चीज पे करना है? आपको फोकस एग्जाम पे नहीं करना, आपको फोकस सिलेबस पे करना है।
सब्जेक्ट्स पे करना है कि मेरी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाए, मेरी क्वांट स्ट्रांग हो जाए, मेरी रीजनिंग स्ट्रांग हो जाए, मेरी जनरल अवेयरनेस स्ट्रांग हो जाए। दूसरी बात जो मैंने सभी बच्चों से बात की, एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा देखने को मिली, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उन्होंने बोला, बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला, मैम आज तक हमने जिस दिन से तैयारी करना स्टार्ट किया था और सिलेक्शन के दिन तक एक सिंगल डे भी परफेक्शन मिस नहीं किया था। जिस दिन आप नहीं होते थे ना, उस दिन हम रिकॉर्डेड देख लेते थे, लेकिन आज तक ऐसा एक सिंगल डे नहीं गया था जिस दिन हमारा परफेक्शन मिस हो। मैम हम कभी कभी एडिटोरियल मिस कर देते थे, बाई चांस एडिटोरियल मिस हो जाता था, लेकिन जिस दिन परफेक्शन नहीं होता था उस दिन ऐसा फील होता था कि आज पूरे दिन ऐसी क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने नहीं करी। तो ये हैबिट मुझे आपके अंदर भी चाहिए। और मैक्सिमम लोग, अगर आप किसी का स्कोर कार्ड देखोगे सिलेक्टेड बच्चों का, सबसे ज्यादा नंबर पूरे पेपर के 50% से ज्यादा नंबर इंग्लिश में ही आते हैं। आज के टाइम पे क्वांट्स में, रीजनिंग में सबके नंबर एक जैसे आ रहे हैं, जीए में किसी के नंबर आ ही नहीं रहे। आज के टाइम पे अगर आप स्कोर कार्ड्स देखोगे तो क्वांट्स रीजनिंग में सबके नंबर एक जैसे आ रहे हैं, जीए में किसी के नंबर आ ही नहीं रहे। 50% से ज्यादा नंबर इंग्लिश में आ रहे हैं, चाहे प्री का पेपर हो चाहे मेंस का पेपर। इतने सारे बच्चे कल मुझे मिले, मैम हमारे प्री में 30 और 30 आए, मेंस में किसी बच्चे के 38 हैं, किसी के 35 थे, किसी के 33 थे। इतने ज्यादा नंबर सिर्फ एक चीज से। तो अगर आपको पता है कि कोई एक चीज ऐसी है जिससे आपके एग्जामिनेशन में 50%, पेपर में 50% से ज्यादा नंबर आ जाएंगे उसी चीज से, वो भी दिन में सिर्फ 1 से 1.5 घंटा देने में, तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग देखो, एक बात मैं आपको बता दूं, एक सिंपल सी बात बताती हूँ, बहुत सिंपल सी बात। आप लोगों ने पैसा दिया, आप लोगों ने अपना पैसा लगाया, आप लोग अब क्लास में आ गए, आप लोगों से मैंने ये गारंटी लेके इस परफेक्शन बैच में आपका इन्वेस्टमेंट करवाया कि मैं आपको सिलेक्शन दूंगी। अब अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो डाउट किस पे है? डाउट मुझे, मेरे ऊपर है। सबसे बड़ा नेगेटिव चीज किसकी है? मेरी है कि मैंने आपको परफेक्शन क्लास में एडमिशन भी दिलाया और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं गलत हूं अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो इसी चीज के लिए, मतलब वो नेगेटिव चीज ना हो ना मेरे साथ, और उस चीज के लिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि भाई परफेक्शन क्लास में रोज आ जाओ, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि आप लोगों का हार्ड एंड मनी वेस्ट हो। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोग खुश कैसे रहोगे? हैप्पीनेस मैटर्स। अगर आप खुश हो तो मैं खुश हूं, क्योंकि अगर मेरे आसपास के लोग खुश होंगे तभी मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। तो आप लोग खुश कब होगे? आप लोग खुश तब होगे जब आपके पास एवरी मंथ एक सैलरी आ रही होगी। आप लोग खुश तब होगे जब आप एवरी मंथ उस सैलरी से अपने पेरेंट्स को गिफ्ट्स दे पा रहे होगे। आप लोग खुश तब होगे जब आप एवरी मंथ कुछ ना कुछ डोनेट करोगे। आप लोग खुश तब होगे जब आपको एवरी मंथ रिस्पेक्ट मिलेगा। आप लोग खुश तब होगे जब आप एवरी मंथ अपने खर्चे, अपने आसपास अपनी फैमिली के खर्चे, आप लोगों से लोग एक्सपेक्ट करोगे कि आप कुछ गिफ्ट करोगे उनको। तो वो हैप्पीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो हैप्पीनेस तभी आती है जब हमारे पास एक जॉब, जब रोज, हाँ सब लोग की खुशी का, जब लोग जब रोज कपड़े पहनोगे अच्छे अच्छे, अच्छा अच्छा खाओगे, हेल्दी हेल्दी खाओगे, जिम की मेंबरशिप लोगे, कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन करोगे, कुछ सीखना चाहते हो उसको सीखोगे, तब खुश रहोगे। कुछ रोज नया नया लर्न करोगे, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लोगे, तो उस सब के लिए क्या चाहिए होगा? उस सब के लिए जॉब चाहिए होगी। यस, तो मेक श्योर करो कि अभी जो अपने 5 से 6 महीने दो, उन 5 से 6 महीनों में इतनी तैयारी कर लो, इतना प्रिपरेशन कर लो कि ऐसा हो ही ना कि वो डिले हो जाए ज्वाइनिंग। अपने आप को एक डेट दे दो, 1 जनवरी को रिजल्ट आता है और फिर एक 1 अप्रैल को रिजल्ट आता है। अपने आप को ये डेट्स दे दो कि इस दिन मेरी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का मुझे सोल्यूशन मिल जाएगा। इस दिन मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर बहुत प्राउड फील करेंगे।
इस दिन मेरे टीचर्स मुझे शाबाशियां दे रहे होंगे। अपने आप को एक क्या दे दो, अपने आप को एक मोटिव दे दो जिंदगी में। बहुत इंपॉर्टेंट है। कल इतने सारे बच्चों से मिली, आई गॉट इमोशनल ऑल्सो। बहुत सारे बच्चे बहुत रोए, खुशी के आंसू थे, इतना अच्छा लगा। तो जब वो सब वहां पे थे, आई वॉन्ट आप लोग हो अब नेक्स्ट ईयर वहां पे, और मुझे आप सब चाहिए वहां पे, एवरीवन। तो कहीं कहीं कोई कमी मत छोड़, क्योंकि एक छोटी सी कमी ना पूरी जिंदगी खराब कर देती है। कभी बाई चांस मानो एक बार नहीं हुआ तो दूसरी, पता है एक चीज और बताती हूँ, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जो बच्चे ज्यादा लंबे टाइम से तैयारी कर रहे होते हैं वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट फैक्ट वो नहीं है। फैक्ट ये है, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चों का ज्यादा चांस होता है सिलेक्शन का। क्यों ऐसा कह रही हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चों का ज्यादा चांस होता है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा, उनके अंदर पॉजिटिविटी होती है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क वो कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा वो एक एटीट्यूड डिफरेंट होता है। जो बच्चे जिनको 2 साल हो जाते हैं, इनको 3 साल हो जाते हैं, इनको 4 साल हो जाते हैं, धीरे 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 करके नेगेटिविटी उनके आना स्टार्ट कर देती है। कल मैक्सिमम बच्चे, किसी बच्चे ने 21 साल की उम्र में क्लियर किया था, किसी बच्चे ने 22 साल की उम्र में क्लियर किया था, बहुत मैक्सिमम बच्चों का फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो अब जिन बच्चों के आगे के तीसरा अटेम्प्ट है, 14 अटेम्प्ट है, गलतियां की, बहुत सारी गलतियां करी होंगी, लेकिन अब वो गलती मत करना, अब वो गलती मत करना। यस, और पूरी तैयारी में एक पॉजिटिव एटीट्यूड जरूर मेंटेन करना। कोई इंसान आपको नेगेटिविटी दे रहा हो ना आसपास, उससे दूर हो जाओ। कोई इंसान आपको नेगेटिव बोल रहा हो ना कि 3 साल से नहीं हुआ तो अब क्या जाके होगा, दूर हो जाओ उससे। पॉजिटिव एटीट्यूड जरूर रखना। चलो, थैंक यू एवरीवन। अब हम मिलेंगे अपनी आगे की क्लासेस में। एक बात और कहूंगी, एक लास्ट बात, लास्ट चीज जो मैं हर बार कहती हूँ, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता मैं हर बार क्यों कहती हूँ, बट मुझे लगता है कहीं कोई बच्चा मिस आउट ना कर दे उस चीज को। आज फिर से कहूंगी उस चीज को, प्लीज 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 टू डू लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दो अगर नहीं बनाई है। मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो अगर नहीं किया है। इसमें हार्डली 5 मिनट लगेंगे, इसमें हार्डली 10 मिनट लगेंगे, लेकिन ये आपकी लाइफ चेंज कर देगा। आप जितनी कोशिश कर रहे हो उसका आपको 2x टाइम्स रिजल्ट देंगी ये दोनों चीजें। मेहनत कर रहे हो, सब कर रहे हो, ये दोनों नहीं कर रहे, रिजल्ट x मिलेगा। मेहनत कर रहे हो, सब कर रहे हो, ये दोनों चीजों के साथ में कर रहे हो, अपने आप 2x रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो बच्चा नहीं कर रहा है, प्लीज 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 स्टार्ट डूइंग इट। मैम सबसे पहले उठ को टू डू लिस्ट ही बनाते हैं। सबसे पहले सुबह उठ के बना लो, या एक रात सोने से पहले बना लो। जरूरी नहीं है कि आप टाइम दो, इतने बजे से इतने बजे तक मुझे ये करना है, इतने बजे से इतने बजे तक मुझे ये करना है, नहीं, जरूरी नहीं है टाइम दो। बस लिख ही लो, मुझे एडिटोरियल करना है, मुझे परफेक्शन करना है, मुझे रीजनिंग में 3 पजल सॉल्व करनी है, मुझे क्वांट्स के 2 DI सॉल्व करने हैं, या ये टॉपिक पढ़ना है, मुझे करंट अफेयर्स की PDF देखनी है, और भी मुझे 20 मिनट्स वॉक पे जाना है, मुझे इतना करना है। टाइम मत दो भले, लेकिन लिख जरूर लो। जैसे जैसे जो चीज कंप्लीट करते जाओ, उसके आगे ऐसे क्रॉस मारते जाओ। कोशिश करो जो जो लिखा था वो रात को सोने तक कंप्लीट हो जाए। जो बच्चे बहुत डिसिप्लिन है वो टाइम भी लिख सकते हैं कि 7 से इतने बजे ये करना है, इतने बजे से इतने बजे करना है। जो बच्चे बहुत डिसिप्लिन है, जो बच्चों को लगता है कि उनके अंदर डिसिप्लिन की कमी है, वो लिखो, कम लिखो बट लिखो जरूर। चलिए, तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं, और एक तो मुझे फीडबैक देंगे सभी लोग। अच्छा, एक चीज और मुझे बच्चों ने बताई, बहुत सारे बच्चों ने कल भी बोली, मैम एक जो आपका क्वेश्चन आता है ना हर क्लास के लास्ट में, आर यू गिविंग योर 100% टू योर प्रिपरेशन, ये क्वेश्चन हमें बहुत हेल्प करता है। क्योंकि हर बार हम अपने आप से सवाल पूछते थे क्या हम अपना 100% दे रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपको भी पूछूंगी, आर यू गिविंग योर 100% टू योर प्रिपरेशन? अगर हाँ, बहुत खुशी की बात है, स्माइल एंड क्लैप फॉर योरसेल्व्स। बट अगर इसका आंसर नो है, 10 मिनट खाली बैठना इस क्लास के बाद, आइडेंटिफाई करना क्या कमी हो रही है और उन रीजंस को लिखना जरूर।
अपने आप को कोसना मत, अपने आप से नेगेटिव बातें मत करना, बस उन रीजंस को लिख लेना अपनी कॉपी में कि मैं अपना 100% क्यों नहीं दे रहा। मैं बहुत लेजी हूं, मैं 10-10 घंटे सो रहा हूं, मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, बहुत सारी इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहा हूं, मैं वेब सीरीज देख रहा हूं, मैं बार बार स्विच कर रहा हूं, मैं एक सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम नहीं दे रहा, मैं कोई फैमिली प्रॉब्लम की वजह से क्लासेस को रेगुलरली नहीं कर रहा। मतलब जो भी आपको रीजंस लिख रहे हो उन रीजंस को लिख लेना। हमारा माइंड इतना स्मार्ट होता है, आपने अगर एक बार प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको एफर्ट करने की भी जरूरत नहीं है, माइंड ऑटोमेटिकली उन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में लग जाता है। बट उससे पहले जरूरी क्या है, उससे पहले जरूरी है कि आप उन प्रॉब्लम्स को नोट डाउन करो। आप नोट डाउन करोगे, अपने आप आपका माइंड उन प्रॉब्लम्स को ठीक करना शुरू कर देगा। एवरी डे नोट इट डाउन, क्यों नहीं हो रहा 100%, कहाँ कमी हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है, जरूर 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 लिखिएगा। सब्जेक्ट नहीं मैनेज कर पा रहा हूं तो मैं टाइम क्यों नहीं डेडिकेट कर रहा, मैं टाइम क्यों नहीं डिवोट कर रहा, मैं क्यों नहीं रोज इतने डीआई सॉल्व कर रहा, मैं क्यों नहीं रोज इतने पजल सॉल्व कर रहा, मैं क्यों नहीं रोज परफेक्शन में आ रहा, मैं क्यों नहीं रोज एडिटोरियल कर रहा, मैं क्यों नहीं रोज करंट अफेयर्स की पीडीएफ पढ़ रहा। कितना कितना टाइम लगता है, मैं रोज 7 से 8 घंटे अपनी पढ़ाई को क्यों नहीं दे रहा। सिर्फ रीजंस लिखना स्टार्ट कर दो। जैसे जैसे रीजंस लिखना स्टार्ट करोगे वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे उन रीजंस का सोल्यूशन भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कोई और सोल्यूशन नहीं दे सकता, कोई और आंसर नहीं दे सकता, आपको अपने क्वेश्चन का आंसर खुद ही ढूंढना पड़ेगा। यस, चलिए सेशन एंड करते हैं। 3 सेंटेंस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I'll definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed and